नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार की। शेयर बाज़ार में पिछले 3-4 दिन से जो तेज़ी है, वो लगातार तेज़ी बनी हुई है। तो आज इसी तेज़ी पर और ये तेज़ी कितनी सस्टेनेबल है, इस पर बात करेंगे हमारे वरिष्ठ साथी विपुल सिंह जी से। विपुल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। विपुल जी, आज मेरा पहला सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कि शेयर बाज़ार में जो पिछले काफ़ी दिनों से 2020 का दौर चल रहा है। मतलब जो तेज़ी है वो आती है, फिर वो 1-2 दिन रहती है, फिर वापस गिरावट का दौर आ जाता है। तो जो ये रिकवरी है जो आज हम देख रहे हैं, जो पिछले 3-4 दिन से आई हुई है, तो ये कितनी सस्टेनेबल आपको लग रही है? ये तेज़ी कब तक बाज़ार में रहेगी? और ये उतार चढ़ाव भरा बाज़ार है, जो हम कब तक ये हमें ऐसे ही देखने को मिलता रहेगा? देखिए, अभी ये कहना थोड़ी-सी जल्दबाज़ी होगी, क्या ये तेज़ी जो है वो रिकवरी के संकेत हैं या बाज़ार में दोबारा हम अच्छे स्तर देखेंगे? थोड़ी-सी जल्दबाज़ी होगी क्योंकि एफआईज़ का आउटफ्लो अभी भी लगातार बना हुआ है। ये अलग बात है कि हम देख रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड की तरफ से सहारा बाज़ार को कोशिश थामने की हो रही है। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि जो 15,700 निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था और तमाम एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि अगर निफ्टी 15,700 के ऊपर निकलता है, तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। वही हमने देखा कि 15,700 के ऊपर निफ्टी निकला और अब हम देख रहे हैं कि वो 15,800 के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि 2 नज़रिए होते हैं, लंबी अवधि का और छोटी अवधि का। तो छोटी अवधि की बात करें तो तमाम लोगों का ये मानना है कि 16,000 का स्तर जो है वो देखने को मिल सकता है बाज़ार में और 16,200 का आंकड़ा अगर निफ्टी पार कर लेता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन 16,200 तक ये बाज़ार जो है वो सेल ऑन राइज़ का है, यानी कि जैसे बाज़ार में तेज़ी आए आप अपना मुनाफा बुक कर लें। तो ये जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमारी जो बातचीत हो रही है। अब बात ये है कि क्या ये रिकवरी सस्टेन करेगी? अभी ऐसे कोई बड़े ट्रिगर दिखाई नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से बाज़ार में एफआईज़ की तरफ से खरीदारी हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से जो बिकवाली हो रही है उसका असर जो है बाज़ार में देखने को मिला और ऐसे अभी कोई ट्रिगर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये कहना कि ये लंबी अवधि में बाज़ार जो है बहुत अच्छा है, बहुत लंबी अवधि का नज़रिया है तो ठीक है, लेकिन अगर आप 2-4-6 महीने की बात कर रहे हैं तो बाज़ार में अभी अनिश्चितता रहेगी। तमाम एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर 16,000 के ऊपर बाज़ार नहीं टिकता है तो नीचे दोबारा एक बार हम 14,500 तक की गिरावट जो है निफ्टी में देखने को मिल सकती है। लेकिन रणनीति यही रहनी चाहिए कि अगर आप को अच्छे शेयर सस्ते दाम पे मिल रहे हैं तो थोड़े-थोड़े लेकर के खरीदना शुरू कर दीजिए ताकि वो लंबी अवधि में आपको बेहतर रिटर्न दे सके। तो हम अगला सवाल आपसे ये पूछते हैं कि बाज़ार में कब तक हम लंबी तेज़ी आने की उम्मीद कर सकते हैं और ये तेज़ी किन कारणों से आएगी? देखिए, पहले तो एक आप जो कह रहे हैं कि बाज़ार में तेज़ी लंबी तेज़ी तभी आएगी जब बाज़ार में विदेशी निवेशक आएँगे। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि हो सकता है दिवाली के बाद, दिवाली के आसपास एफआईज़ की तरफ से जो खरीदारी होती है दोबारा एक बार शुरू हो। लेकिन ब्याज दरें बढ़ने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, ऐसे में ये वापसी थोड़ी मुश्किल लगती है। हालाँकि एक दूसरा फैक्टर ये है कि अगर इमर्जिंग मार्केट के अंदर अगर हम देखें जो कि एफआईज़ लगातार बिकवाली कर रहे हैं, वहाँ पर अगर भारत के अलावा जो बाकी विकल्प हैं, वहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब है अर्थव्यवस्थाओं की। तो अगर इमर्जिंग मार्केट में किसी को पैसे लगाने होंगे भविष्य में, तो वो हो सकता है भारत का रुख करें। आज ही संडे मेल में एक आर्टिकल छपा जिसमें कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका में मंदी आती है, यूके के अंदर स्थितियाँ ख़राब नहीं हैं, चाइना में निवेश नहीं करना है, तो भारत क्यों नहीं एक निवेश का विकल्प बन सकता है। तो तमाम थ्योरीज़ अभी चल रही हैं, तो ये थ्योरी तभी कारगर होगी जब भारत के जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं वो सकारात्मक रहें। वहाँ से अगर कोई नेगेटिव ट्रिगर आता है तो दिक्कतें बढ़ेगी और जब तक शेयर बाज़ार के अंदर, भारतीय शेयर बाज़ार के अंदर विदेशी निवेशक जो है खुल कर के नहीं आते हैं एक बार दोबारा, तब तक ये लंबी अवधि की तेज़ी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो आना थोड़ा मुश्किल है। तो आज ही हमने एक रिपोर्ट पढ़ी है कि विदेशी निवेशकों ने जून महीने में अकेले भारतीय बाज़ारों से 46,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है और पिछले 9 महीनों में विदेशी निवेशक यहाँ से अपना 2.3 लाख करोड़ रुपया जो वो निकाल कर ले गए हैं। और यही वजह है कि जैसे बाज़ार में ये हम जो उठा-पटक देख रहे हैं, ये मेनली जो है वो एफआईआई के कारण है, क्योंकि डोमेस्टिक जो रिटेल इन्वेस्टर्स है अपना, वो इसको सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहा जितना विदेशी बिकवाली कर रहे हैं। तो जो आपने आंकड़ा बताया वो आंकड़ा और बढ़ गया है।
जून के अंदर अब जो है 2000 मार्च 2020 के बाद की सबसे बड़ी बिकवाली हम देख रहे हैं, तीसरी सबसे बड़ी बिकवाली जो है वो हमने देखा जून में देखने को मिली है। अब तक ये आंकड़ा करीब 53,600 तक पहुंच चुका है। पिछले महीने ही 24 मई में हमने देखा 54,300 करोड़ की बिकवाली हुई थी। तो ये वो नंबर्स हैं। अगर DIIS की तरफ से 28,000, 30,000, 40,000 करोड़ की खरीदारी हो रही है, तो अगर विदेशी निवेशक 50,000 करोड़ का माल बेच के जा रहे हैं तो बाजार कैसे टिकेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि घरेलू खरीदार बने रहें और विदेशी खरीदार भी भारतीय बाजार पर भरोसा जताएं, तभी लंबी अवधि के लिए बाजार चल सकता है। विपुल जी, तीसरा सवाल यह है कि निवेशकों के लिए आप अगला क्या ट्रिगर है, मतलब अगर वो रणनीति बना रहे हैं तो किन चीज़ों पर वो ध्यान दें, किन खबरों पर वो नज़र रखें, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। कई सारे नंबर्स हैं जो कि अब बाजार के, और हम अभी हम शॉर्ट टर्म की ही बात कर रहे हैं कि अगले 1-2 महीने के अंदर क्या बड़े ट्रिगर्स हैं। और इस हफ्ते की बात करें तो 1 तारीख को ही आपके ऑटो शोज के नंबर आने वाले हैं, 1 जुलाई को। वहाँ से पता लगा कि डिमांड कुछ पिक कर रही है। पिछले महीने नंबर उम्मीद से बेहतर आए थे, लेकिन वो नंबर इसलिए बेहतर दिखाई दे रहे थे क्योंकि पिछले साल के जो आंकड़े थे वो काफ़ी कम थे, बेस कमज़ोर था। तो इस बार ये पता लगेगा कि कितनी रिकवरी बाजार के अंदर आ रही है। इसके अलावा मानसून का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हम देख रहे हैं कि मानसून में 7% के आसपास का डेफिसिट है और इसकी वजह से कई राज्यों में बुआई जो है वो काफ़ी पिछड़ गई है। अब ये समझिए, इस समय अगर गांव से डिमांड टूटती है तो फिर ये भारतीय बाजार के लिए बहुत बुरी खबर होगी। शेयर बाजार के लिहाज से भी काफ़ी बुरी खबर होगी, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी तो जो घरेलू निवेशक थोड़ी खरीदारी कर भी रहे हैं उनका भी भरोसा टूटेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड भी अब थोड़ा होल्ड कर रहे हैं और ज़्यादातर म्यूचुअल फंड जो है वो 5% के आसपास इक्विटी जो है 5% के आसपास वो कैश पर बैठ रहे हैं। पिछले साल ये आंकड़ा 3% के आसपास था। तो अभी मतलब कैश पे बैठ रहे हैं, इसका क्या मतलब, थोड़ा सा अगर आप विस्तार से बताएं। जैसे मान लीजिए कि आप शेयर बाजार में डायरेक्ट निवेश नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए आप निवेश कर रहे हैं इसलिए कि म्यूचुअल फंड आपके पैसे को सही जगह लगाए। आपने 100 रुपये लगाए कि 100 रुपये शेयर बाजार में जाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड को लग रहा है कि बाजार पता नहीं कहाँ जाएगा। उसने आपके 100 रुपये जेब में 100 में से 50 लगाए, 50 रखे हुए हैं। तो वो कैश पर जो आपकी नकदी है वो कभी नकदी पर बैठे हुए हैं, वो अभी निवेश ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे हैं इतना निवेश होने के बावजूद। क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेंट जो है म्यूचुअल फंड के जरिए जो निवेश कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर तो काफ़ी पैसे दे रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड अभी कैश पे बैठना, उनको लग रहा है कहीं अगर बाजार में ज़्यादा गिरावट आती है तो उन स्तरों पे पैसे लगाना ज़्यादा समझदारी का सौदा होगा। इसके अलावा मानसून का अभी हमने जिक्र किया कि वो एक बड़ा आंकड़ा है जो कि पूरे अर्थव्यवस्था को और साथ साथ शेयर बाजार को प्रभावित करेगा। इसके अलावा 29 जून को अमेरिका में GDP के नंबर्स आने वाले हैं और GDP के नंबर अमेरिका में आना इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछली बार हमने देखा था कि उम्मीद से खराब GDP के आंकड़े आए थे, नेगेटिव 1.5% की डिग्रोथ वहाँ देखने को मिली। इस क्वार्टर में अगर ये नंबर नेगेटिव में रहते हैं तो ये जो रिसेशन मंदी की बात हम कर रहे हैं वो कंफर्म हो जाएगी, कम से कम आंकड़ों के लिहाज से, कि लगातार 2 क्वार्टर जो है आप नेगेटिव GDP ग्रोथ आपकी रही है। तो अगर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो फिर कोई भी अर्थव्यवस्था इससे बचेगी नहीं, तो निश्चित रूप से उसका भी असर भारत पर भी पड़ेगा। तो ये एक दूसरा बड़ा ट्रिगर रहेगा। तेल की कीमतें बहुत बड़ा फैक्टर बनी हुई हैं। अगर तेल की कीमतें कुछ कूल ऑफ होती हैं, कुछ नीचे आती हैं, तो ये भारत के लिए, भारतीय शेयर बाज़ारों के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर होगी, क्योंकि लगातार फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा घट रहा है। वो एक चिंता का विषय तमाम अर्थशास्त्रियों के लिए और तमाम जो लोग शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं और मोटे फंडामेंटल्स देखते हैं उनके लिए बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें, ये वो तमाम 3-4 फैक्टर्स हैं जिसपे सबसे ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें से अगर कोई भी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, सरप्राइज़ करते हैं, जैसे मानसून अच्छा रहता है, डिमांड बढ़ती है, तो विदेशी निवेशकों का भी उससे भरोसा बढ़ेगा। इसके अलावा जो है अगर रूस यूक्रेन से युद्ध से जुड़ी कोई एक बड़ा ट्रिगर है, वहाँ से अगर कोई भी पॉजिटिव खबर आपको मिलती है या युद्ध समाप्ति को लेकर के या कोई समझौता होने की स्थिति में, वो भारतीय शेयर बाज़ार के लिए बड़ा एक ट्रिगर होगा। तो ये वो 5-7 पॉइंट्स हैं जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। मानसून, अमेरिका के GDP आंकड़े, भारत में ऑटो सेल्स के आंकड़े, और अभी हम देख रहे हैं कि 1 तारीख को भारत के फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े आने वाले हैं। ये उन तमाम आंकड़ों पर शेयर बाजार की भी नज़रें हैं, जो तमाम अर्थशास्त्री हैं उनकी भी नज़रें बनी हुई हैं। विपुल जी, चलते चलते अब हम बात कर लेते हैं आज जोमेटो और ब्लिंकिट के डील के ऊपर। खबरें थी कि इस सौदे से जोमेटो शेयरों को सपोर्ट मिलेगा, और लेकिन बाज़ार में इसके आज हमने उल्टा देखा। जैसे ही ये डील आई तो बाज़ार में पहले तो जोमेटो के शेयर में तेज़ी आई, लेकिन जब बाज़ार बंद हुआ तो ये जोमेटो का शेयर जो है वो 6% गिरावट के साथ बंद हुआ। तो क्या निवेशकों को ये डील पसंद नहीं आई?
असल में जो बाज़ार के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं और उनसे हमने बातचीत की और तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो लग रहा है, वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म गेन है ज़ोमैटो के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म पेन है। ओके। मतलब जो कंपनी के लिए ज़ोमैटो के लिए जो उम्मीद थी कि FY25 तक ये इनका एबिटा लॉस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो 1 साल अब बढ़ गया है। इसके अलावा एबिटा लॉस FY23, FY24 के लिए वो अब इनका एबिटा लॉस बढ़ेगा। तो जो और उम्मीद जो थी, मैं अभी जिस बात का ज़िक्र कर रहा था कि प्रॉफ़िट में आने की बात थी कि FY25 तक ब्रेक इवन में या प्रॉफ़िट में आ जाएगी ज़ोमैटो। तो ये भी अगर 1 डेढ़ साल पीछे चला जाता है, तो उसको लेकर के अब हिचकिचाहट है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो हैं, वो फ़िलहाल यहाँ पे अभी जो है निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये डील लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एक तो इस क्षेत्र के अंदर एक तरीके से मजबूती ज़ोमैटो की बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम देखें सिर्फ 100 शेयरों में रह कर के ब्लिंकिट ने जो है करीब 79 लाख ऑर्डर जो है किए हैं, जो कि ज़ोमैटो के करीब 16% बैठते हैं, जबकि ज़ोमैटो जो है करीब 1000 शहरों के आसपास तक काम कर रहा है, 1000 जगहों पे काम कर रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी लोग पॉजिटिव हैं। अगर हम कुछ एक टारगेट देखें तो जेएम फाइनेंशियल की तरफ से 115 रुपये का लक्ष्य दिया जा रहा है ज़ोमैटो पे, एडलवाइस की तरफ से 80 रुपये का लक्ष्य दिया गया है, वहीं क्रेडिट स्विस की तरफ से 90 रुपये का लक्ष्य दिया जा रहा है, पर ये लंबी अवधि के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी कंसर्न बने हुए हैं कि कंपनी का प्रॉफिट में आएगी, कितनी प्रॉफिट में आएगी, क्या ये अगर ब्लिंकिट को लेकर के जो उम्मीदें हैं, अगर वो उम्मीद से ख़राब प्रदर्शन करता है, तो हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी में आने में जो अभी 1 साल डिले हुआ है, वो हो सकता है 1.5 साल और लंबी देरी लगे। ये तमाम वो आशंकाएँ हैं जिसको लेकर के शेयर बाज़ार में आज पैनिक देखने को मिला और लोगों ने शेयर बेचने शुरू किए, जिसकी वजह से आज की एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो ऐसी ही शेयर बाज़ार से जुड़ी लगातार अपडेट पाने के लिए आप हमारे मनी 9 चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं या सवाल हैं शेयर बाज़ार से जुड़े हुए, तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हम अपने एक्सपर्ट से उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आप ये कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।